हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं सार्वजनिक ऋण या पब्लिक डेट कि सार्वजनिक ऋण क्या है। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि सरकार के द्वारा जो ऋण लिया जाता है उसे हम कहते हैं सार्वजनिक ऋण या पब्लिक डेट। अब हम लेते हैं कि इसमें हम लेंगे क्या। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि सार्वजनिक ऋण का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ पब्लिक डेट, सार्वजनिक ऋण के उद्देश्य क्या है और इसका महत्व क्या है, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक डेट। तो इन तीन चीज़ों को आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सार्वजनिक ऋण का अर्थ क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि सार्वजनिक ऋण का अर्थ, मीनिंग ऑफ पब्लिक डेट, कि सार्वजनिक ऋण का अर्थ है क्या। वैसे तो लिखें तो सार्वजनिक ऋण का अर्थ है सरकार द्वारा लिया गया ऋण, मतलब जो ऋण सरकार के द्वारा लिया जाता है उसे हम सार्वजनिक ऋण कहते हैं। प्रोफेसर सिराज ने इसकी एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक ऋण वह ऋण है जिसके भुगतान हेतु कोई सरकार अपने देश के नागरिकों या दूसरे देश के नागरिकों के प्रति जिम्मेदार होती है। तो सार्वजनिक ऋण क्या है? जिसके भुगतान के लिए सरकार या तो अपने देश के नागरिकों के प्रति जिम्मेदार होगी या दूसरे देश के नागरिकों के प्रति जिम्मेदार होगी। मतलब या तो वो आंतरिक ऋण होगा या तो बाहरी ऋण होगा। जब आंतरिक ऋण होगा तो सरकार अपने देश के नागरिकों के प्रति जिम्मेदार होगी, मतलब उसका भुगतान जो है सरकार को अपने देश के नागरिकों को करना है। और यदि वो बाहरी लोगों के, दूसरे देश के नागरिकों के प्रति जिम्मेदार है ऋण के लिए, तो उसे कहेंगे हम बाह्य ऋण या विदेशी ऋण। तो सिराज ने क्या कहा कि जिसके भुगतान हेतु कोई सरकार अपने देश के नागरिकों या दूसरे देश के नागरिकों के प्रति जिम्मेदार होती है वह क्या कहलाता है? सार्वजनिक ऋण। अब प्रोफेसर जेके मेहता ने क्या कहा? प्रोफेसर मेहता के अनुसार सार्वजनिक ऋण अपेक्षाकृत आधुनिक घटना है तथा विश्व में जनतांत्रिक सरकारों के विकास के साथ यह व्यवहार में आया है। जैसे हमने बहुत सारे लेक्चर्स में पहले पढ़ चुके हैं कि जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं, वो सरकार के खर्चे को अपव्ययपूर्ण मानते थे। वो कहते थे कि सरकार जो है जितना भी खर्चा करती है, मतलब जो सार्वजनिक व्यय है वो अपव्ययपूर्ण होता है। इसलिए वो उस समय सार्वजनिक ऋण या करारोपण इसके ज्यादा पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि सरकार को कम से कम खर्च करना चाहिए। तो सरकार, यदि जो सरकार, उस समय ये माना जाता था कि जो सरकार जितना कम खर्चा करती है, मतलब मितव्ययी है, वह सरकार उतनी ही अच्छी मानी जाती है। परंतु वर्तमान समय में प्रोफेसर मेहता क्या कहते हैं कि ये जो है आधुनिक घटना है। आधुनिक घटना क्यों है? कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है, विश्व में प्रजातंत्र की स्थापना हो रही है हर जगह पर, और प्रजातांत्रिक सरकारें जो हैं अपने नागरिकों के कल्याण के लिए बहुत सारी समाज कल्याण की योजनाएं शुरू करती है। इन योजनाओं पर उन्हें बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, जिसको वे करारोपण या टैक्सेशन के माध्यम से पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि जब कर एक सीमा के बाद लगाएगी सरकार, तो एक तरफ तो नागरिक उसका विद्रोह कर सकते हैं, दूसरी तरफ जैसे ही सरकार सार्वजनिक करों की मात्रा को बढ़ाएगी तो लोगों के पास खर्च करने योग्य जो आय है वो कम होगी। कम होगी तो वस्तुओं की मांग कम करेंगे, मांग कम करेंगे तो उनका कीमतें जो है वो कम हो जाएंगी, कम हो जाएंगी तो लाभ कम होंगे, जिससे निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो फिर से रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा तो आएगा। तो इस तरह से एक अर्थव्यवस्था जो है विकास की तरफ न जाकर पीछे की तरफ चली जाएगी। इसलिए प्रोफेसर मेहता ने कहा कि इसलिए सरकार जो है वो टैक्स तो बढ़ा नहीं सकती है, इसलिए वो क्या करती है, अपने सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए सार्वजनिक ऋणों का सहारा लेती है। अब प्रोफेसर एडम स्मिथ का क्या कहना है? एडम स्मिथ का कहना है कि सार्वजनिक ऋण से युद्ध एवं फिजूल खर्ची जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का तो क्या मानना था कि सरकार को कम से कम खर्चा करना चाहिए। तो जो सरकार जितनी ज्यादा मितव्ययी होगी वह सरकार उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो इसलिए एडम स्मिथ जो चूंकि परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं, तो उन्होंने कहा कि यदि सरकार सार्वजनिक ऋण लेगी तो उसे या तो युद्ध की परिस्थिति पैदा होगी। युद्ध की स्थिति पैदा क्यों होगी? यदि सरकार विदेशी ऋण लेती है तो विदेशी ऋण लेने से धीरे धीरे यदि उस पर निर्भरता बढ़ गई दूसरे देश पर, तो ऐसी स्थिति में युद्ध की स्थिति हो सकती है। या फिर सरकार जो है फिजूल खर्ची करेगी, मतलब ऐसी चीजों पर खर्च करेगी या अनुत्पादक कार्यों पर खर्च करेगी जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है। क्योंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो थे वो सार्वजनिक ऋण को अनावश्यक में फिजूल खर्च को बढ़ावा देने वाला समझते थे। एडम स्मिथ ने तो यहाँ तक कह दिया कि सार्वजनिक ऋण से फिजूल खर्ची, बेकार के युद्ध व बुरी आर्थिक दशा उत्पन्न होती है।
परंतु आज प्रत्येक अर्थशास्त्री सार्वजनिक ऋण के महत्व को स्वीकार करता है और ये व्यवहार में भी देखने आता है कि सार्वजनिक ऋण का महत्व दुनिया में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ये हुआ सार्वजनिक ऋण का अर्थ। अर्थ में हमने लिया कि साधारण भाषा में यदि हम कहें तो सार्वजनिक ऋण का मतलब है सरकार जो ऋण लेती है या सरकार के द्वारा जो ऋण लिया जाता है वो कहलाता है सार्वजनिक ऋण। फिर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी। तो परंपरावादी अर्थशास्त्री तो शुरू से ये कहते आए हैं कि सरकार को कम से कम खर्चा करना चाहिए, इसलिए सरकार यदि ऋण लेती है, सार्वजनिक ऋण लेती है, तो इससे अर्थव्यवस्था में अनावश्यक में क्या होगा, फिजूल खर्ची बढ़ेगी, अनुत्पादक कार्यों पर खर्चा बढ़ेगा, या उस युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है, देशों के बीच में युद्ध हो सकता है, या फिर वो जो है आर्थिक स्थिति जो है देश की वो खराब हो सकती है। लेकिन वर्तमान समय में प्रोफेसर मेहता क्या कहते हैं कि वर्तमान समय में क्योंकि प्रजातांत्रिक सरकारों की स्थापना हो गई है, तो हर राज्य जो है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है और ऐसी स्थिति में उसे अनेक कार्यों पर काफी मात्रा में, बड़ी मात्रा में सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है जो करों के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए सार्वजनिक सरकारें जो है वर्तमान समय में सार्वजनिक ऋणों का सहारा ले रही हैं। अब आता है सार्वजनिक ऋण का महत्व और उसके उद्देश्य। तो प्रोफेसर ग्लैडस्टोन का मत था कि सार्वजनिक ऋण से अपव्यय बढ़ता है तथा युद्ध कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है। प्रोफेसर सिराज सार्वजनिक ऋण के बारे में कहते हैं कि सरकार को यह याद रखना चाहिए कि सार्वजनिक ऋण लेना खुशहाली का मार्ग नहीं है और जब तक उत्पादक काम ना हो सार्वजनिक ऋण नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर डाल्टन ने कहा कि एक राष्ट्र जो बहुत मात्रा में ऋण लेता है एक कृत्रिम स्थिति में पहुंच जाता है। मतलब ये सार्वजनिक ऋण के महत्व के बारे में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अलग अलग विचार दिए। ग्लैडस्टन तो क्या कहते हैं कि सार्वजनिक ऋण जो है या तो अपव्यय को बढ़ाता है या युद्ध को प्रोत्साहन देता है। प्रोफेसर सिराज ने भी कहा कि चूंकि सार्वजनिक ऋण जो है सरकार लेती है लेकिन इससे खुशहाली नहीं आती है। यदि ये ऋण उत्पादक कामों पर खर्च ना हुआ और अनुत्पादक कार्यों पर खर्च हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सार्वजनिक ऋण जो है उसका मूलधन और ब्याज ये दोनों चीजें चुकाने के लिए सरकार को बड़ी मात्रा में क्या होगा, इसका भार जो है बढ़ जाएगा और सरकार जो है अर्थव्यवस्था जो है विकास की तरफ ना जाकर उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है क्योंकि उसकी भुगतान जो क्षमता कम हो जाएगी तो नहीं उसको चुका पाएगी जिससे उसकी साख खराब हो सकती है। इसी तरह डॉक्टर डॉल्टन ने भी यही कहा कि जो बहुत ज्यादा ऋण देश लेता है वो कृत्रिम स्थिति में पहुंच जाता है। तो आज हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक ऋण जो है वो सरकार को केवल आवश्यक होने पर ही लेने चाहिए और उनका उपयोग जो है वो उत्पादक कार्यों में खर्च करना चाहिए। उत्पादक कार्यों का मतलब कि ऐसे विकास कार्यों पर होना चाहिए जिससे कि उससे जो इनकम हो। यदि सरकार ने रेलवेज पर खर्च किया या रोडवेज पे खर्च किया या किसी उद्योग पर खर्च किया तो उससे क्या होगा, उस उद्योग से या उस सेवा से जो इनकम होगी, आय होगी, उससे सरकार क्या कर सकती है, उस सार्वजनिक ऋण का ब्याज और मूलधन चुका सकती है। परंतु यदि सरकार ने उस सार्वजनिक ऋण को अनुत्पादक कार्यों पर खर्च कर दिया, जैसे युद्ध की स्थिति है, युद्ध से संबंधित सामग्री है, प्राकृतिक प्रकोप है, ऐसी स्थिति पर खर्च किया है तो उससे सरकार को कोई भी आय नहीं होगी और आय नहीं होगी तो वो ब्याज और मूलधन जो है वो बढ़ता जाएगा और जो ऋण लेने वाला देश है वो उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो ऋण के जाल में फंसती चली जाएगी जिससे वो बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल होगा और जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। अब सार्वजनिक ऋण के महत्व को देखें तो ये कहाँ हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक किसी भी सार्वजनिक ऋण हो, चाहे सार्वजनिक व्यय हो, चाहे उपकार हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसका महत्व जो है उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि उसके उद्देश्य उचित हैं और अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी है तो वो न्यायोचित होगा और यदि उसके उद्देश्य उचित नहीं है और आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव डालते हैं तो वो न्यायोचित नहीं हो सकता। तो इसी तरह सार्वजनिक ऋण के बारे में भी यही कहा जाता है कि यदि सार्वजनिक ऋण का उद्देश्य उचित है, उचित का मतलब सार्वजनिक ऋण लेकर सरकार उसको उत्पादक कार्यों पर खर्च कर रही है तो वो आर्थिक जीवन के लिए लाभकारी होगा क्योंकि यदि उत्पादक कार्यों पर सरकार खर्च करेगी तो एक तरफ तो लोगों को रोजगार मिलेगा, दूसरी तरफ उससे परिसंपत्ति का निर्माण होगा और उससे जो है जो आय होगी उससे सरकार इस सार्वजनिक ऋण का भुगतान कर सकती है, तो इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। अब हम आगे लेते हैं
सार्वजनिक ऋण के ये महत्व या इसका उद्देश्य हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। पहला है प्राकृतिक प्रकोप, कि सरकार क्या करती है, प्राकृतिक प्रकोप के समय जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, अकाल आ गया, या भी जैसे ये महामारी है कोरोना वायरस जो है, इस तरह की कोई महामारी भी आ गई है, या तो उस समय क्या होता है, सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उसमें बड़ी मात्रा में जनधन की हानि होती है। तो उसकी रक्षा करने के लिए सरकार को तुरंत धन की आवश्यकता होती है, और उस धन को टैक्स के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि टैक्स लगाने के लिए नीति बनानी पड़ेगी, उस टैक्स को अप्लाई करने में सरकार को टाइम लगेगा, और लोग उस समय उसका भुगतान कर रहे हैं, पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब प्राकृतिक प्रकोप है, बाढ़ आ गया, एकदम भूकंप आ गया, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा तुरंत जनधन की मानव की भी हानि होती है और धन की भी हानि होती है। तो उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार को सार्वजनिक ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा इन्होंने कहा कि सुरक्षा, कि प्रत्येक देश क्या करता है, अपने देश में शांति और सुरक्षा स्थापित करना चाहता है। हर देश की ये कोशिश रहती है कि उसके देश में हमेशा शांति और सुरक्षा बनी रहे। क्यों? क्योंकि जब जिस देश में जितनी ज्यादा शांति और सुरक्षित होगा जो देश, वहां पर निवेश उतना ही ज्यादा होगा, कारोबार उतना ही, व्यापार उतना ही तेजी से बढ़ेगा, और तेजी से बढ़ेगा तो बाहर से भी निवेश होगा, वहां के उस देश के निवासी भी निवेश करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, पूंजी निर्माण बढ़ेगा, और अर्थव्यवस्था का विकास जो है वो तेजी से होगा। तो इसलिए प्रत्येक देश की ये कोशिश रहती है कि वहां पर शांति और सुरक्षा बनी रहे। अब शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में धन खर्च करना पड़ता है, जैसे नए अस्त्र लेने हैं, तो अब धीरे धीरे नए नए आविष्कार हो रहे हैं, जिससे ये नए नए अस्त्र बनते जा रहे हैं, तो इसलिए सरकार को उन पर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो इस सार्वजनिक व्यय की पूर्ति भी करारोपण के माध्यम से नहीं हो सकती है, इसलिए सरकार को फिर से ऋण लेना पड़ता है। इसके लिए भी सरकार को सार्वजनिक ऋणों का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह विकास कार्य करने हैं, जो अल्प विकसित विकसित देश तो अपने वहां पर पूंजी बड़ी मात्रा में होती है, तो पूंजी निर्माण आसानी से हो जाता है, टैक्स भी वो लगा सकते हैं, क्योंकि वहां के लोगों की कर देने की क्षमता जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, आय है तो लोग उसको भुगतान आसानी से कर सकते हैं। परंतु जो अल्प विकसित और विकासशील देश हैं, वहां पर क्या है कि इन कार्यों के लिए, एक तो इन जो विकास से संबंधित कार्य हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचा, जल आपूर्ति, सिंचाई कार्य आदि, जिन कार्यों से अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होता है, वो कार्य जो है बड़ी मात्रा में करने पड़ते हैं, क्योंकि वो है इसीलिए अल्प विकसित या विकासशील, क्योंकि वहां पर इन सब सेवाओं की कमी है। तो इन सेवाओं की पूर्ति करने के लिए सरकार को भारी मात्रा में निवेश करना पड़ता है, और उसकी पूर्ति भी सरकार टैक्स के माध्यम से नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों की इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय पहले से ही कम है, तो यदि उन पर टैक्स लगाया गया तो ऐसी स्थिति में वो टैक्स को पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी कर देने की क्षमता कम है। तो ऐसी स्थिति में इन अल्प विकसित और विकासशील देशों को अपने विकास कार्यों को करने के लिए बड़ी मात्रा में सार्वजनिक ऋण की आवश्यकता होती है। अब है समाज कल्याण कार्य। जैसे कि प्रोफेसर जे.के. मेहता ने कहा कि जो सार्वजनिक ऋण है वो आधुनिक जीवन की घटना है, आधुनिक समय की घटना है। परंपरावादी अर्थशास्त्री इसके बिल्कुल फेवर में नहीं थे कि सरकार सार्वजनिक ऋण ले, देश से ले या विदेश से ले, क्योंकि वो कहते थे, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने कहा कि सार्वजनिक ऋण जो है अनावश्यक युद्ध और फिजूल खर्ची को बढ़ावा देता है, और देश को बुरी आर्थिक स्थिति की तरफ ले जाता है। लेकिन प्रोफेसर मेहता ने कहा कि आधुनिक समय में, क्योंकि सभी सरकारें जो हैं वो समाज कल्याण के कार्यों में लगी हुई हैं, क्योंकि हर सरकार का उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, और इन समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं, इन पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, निवेश करना पड़ता है, जिसके लिए सरकार वही कि सर उसको सरकार कर के माध्यम से पूरा नहीं कर सकती है, इसलिए सरकार को सार्वजनिक ऋणों की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है अगला उद्देश्य है सार्वजनिक ऋणों का आर्थिक स्थायित्व। आर्थिक स्थायित्व का मतलब क्या होता है? जब कीमतें स्थिर रहती है, स्थिर का मतलब उनमें जो परिवर्तन होता है वो एक निश्चित सीमा के अंतर्गत होता है, बढ़ने का, घटने का, मतलब ना तो बहुत तेजी से बढ़ती है और ना बहुत तेजी से कम होती है, वो एक निश्चित सीमा के अंतर्गत कीमतें जो है, सामान्य कीमत स्तर जो है निश्चित सीमा के अंतर्गत वेरी करता है, बढ़ता भी है
और घटता भी है। स्थिरता का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल स्थिर हो गई कि 5 रुपए है तो 5 रुपए ही प्राइस रहेगी किसी चीज की। एक पेन की प्राइस 5 है, वो बढ़ेगी ना घटेगी, ऐसा नहीं है ना। आलू 20 रुपए किलो है तो 20 रुपए किलो ही रहेगा, ऐसा संभव नहीं है। वो बढ़ेगा और घटेगा भी। क्यों बढ़ेगा? इसलिए कि कई बार क्या होता है, जैसे सीजन आ गया ऐसा, त्योहार का सीजन है या उसका प्रोडक्शन कम बाजार में मंडी में कम आया है, तो उसकी कीमत बढ़ सकती है। और यदि बहुत ज्यादा मंडी में आ गया आलू तो उसकी कीमत कम भी हो सकती है, परंतु वो वेरी जो करेगी वो एक निश्चित सीमा में करेगी, बहुत तेजी से उसमें उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। तो सार्वजनिक ऋण जो है वो आर्थिक स्थायित्व लाने के लिए भी सरकार ऋण लेती है। अब आर्थिक स्थायित्व कैसे लाएगा? कि मंदी काल में, मंदी का समय क्या होता है? जब कीमतें बहुत तेजी से गिरती हैं, मतलब कीमत जो है बहुत तेजी से कम हो रही है, लेकिन उसको खरीदने वाले फिर भी नहीं है बाजार में। क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों की जो क्रय शक्ति है वो बहुत कम हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वो वस्तुओं को नहीं खरीद पा रहे। इसका मतलब कीज ने इसको नाम दिया था प्रभावपूर्ण मांग, कि मंदी काल में जो है प्रभावपूर्ण मांग बहुत तेजी से कम हो जाती है। अब यदि आर्थिक स्थिरता लानी है तो उस प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना होगा। इफेक्टिव डिमांड, उस प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाने के लिए क्या होगा? लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, उनकी आय बढ़ानी पड़ेगी, तभी उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। और क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे? वस्तुओं की मांग करेंगे। तो क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए या प्रभावपूर्ण मांग बढ़ाने के लिए, चूंकि मंदी का समय है, उस समय निजी निवेशक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसलिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? सार्वजनिक व्यय करना पड़ेगा। और सार्वजनिक व्यय करके लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। रोजगार देगी तो उनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, और क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वस्तुओं की ज्यादा मांग करेंगे। इसका मतलब इफेक्टिव डिमांड बढ़ जाएगी। और जब इफेक्टिव डिमांड या प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगी तो इस मंदी से धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए फिर सरकार को सार्वजनिक व्यय करने के लिए सरकार को सार्वजनिक ऋणों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उस समय चूंकि मंदी का समय है, सरकार टैक्स लगा नहीं सकती क्योंकि लोगों के पास कर देने की क्षमता ही नहीं है। इसी तरह तेजी के समय यदि मुद्रास्फीति की स्थिति है या कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इसको भी नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? सार्वजनिक ऋण का सहारा लेना पड़ेगा। इस स्थिति में क्यों है कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, इसलिए एक तरीका तो ये है कि सरकार उत्पादन को बढ़ाए, और दूसरा इसका तरीका है कि सरकार लोगों के हाथों से क्रय शक्ति अपनी तरफ खींच ले। मतलब लोगों के पास यदि क्रय शक्ति कम रहेगी तो वस्तुओं की मांग कम करेगी। तो यदि उत्पादन बढ़ाना है सरकार को, उत्पादन बढ़ाने से भी मुद्रास्फीति पर कंट्रोल होगा। तो उत्पादन यदि बढ़ाना है सरकार को तो भी सरकार को सार्वजनिक व्यय करना पड़ेगा। और यदि इस सरकार को क्या करना है? क्रय शक्ति कम करनी है लोगों की, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या कर सकती है? लोगों से सार्वजनिक ऋण ले। तो लोगों से जब सार्वजनिक ऋण लेगी तो ऐसी स्थिति में लोगों की खरीदने की शक्ति कम हो जाएगी, वस्तुओं की मांग कम होगी, और मांग कम होगी तो उनकी कीमतें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो इस तरह से सार्वजनिक ऋणों के माध्यम से सरकार क्या कर सकती है? तेजी को भी नियंत्रित कर सकती है और मंदी को भी नियंत्रित कर सकती है। फिर आता है कि क्षेत्रीय संतुलन। सार्वजनिक ऋण के माध्यम से सरकार क्या कर सकती है? जो विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलन है, कोई क्षेत्र बहुत पिछड़ा है और कोई बहुत विकसित है, तो उनमें जो अंतराल है, जो असंतुलन है, कहीं पर पिछड़े हैं कहीं पर बहुत ज्यादा विकसित हैं, उस असंतुलन को दूर कर सकती है। कैसे कर सकती है? कि इसके लिए सरकार असंतुलन को दूर करने के लिए जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, यदि सरकार वहां पर औद्योगिक विकास करे, तो औद्योगिक विकास वहां पर कैसे होगा? क्योंकि पिछड़ा क्षेत्र है तो वहां पर जो भी निवेश करेगा वो थोड़ा हिचकिचाएगा कि मैं क्यों निवेश करूं यहाँ पर यदि इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे नुकसान होगा। तो उन क्षेत्रों में यदि सरकार जो उद्योग लगाए जाते हैं उनको अनुदान दे दे, या करों में रियायत दे दे, या कोई अन्य प्रकार की रियायत दे दे, या वहां पर आधारभूत ढांचा तैयार कर दे, जो कि आसानी से वो लोग वहां पे से रेलवेज हैं, रोडवेज हैं, बैंक है, बीमा कंपनियां हैं, चिकित्सा सुविधाएं हैं, शिक्षा है, इस तरह की यदि व्यवस्था कर दे तो क्या होगा? उन क्षेत्रों का विकास तेजी से होगा। तो इन चीजों के विकास के लिए भी सरकार को सार्वजनिक व्यय करना पड़ेगा, और उस सार्वजनिक व्यय के लिए भी सरकार को सार्वजनिक ऋण लेना पड़ता है। अब अगला है कम करदान क्षमता। क्योंकि अल्प विकसित और विकासशील देशों में हमने देखा कि वहां पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है,
अब प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण उनकी कर देने की क्षमता कम है, टैक्सेबल कैपेसिटी कम है, इसलिए वो ज्यादा कर सरकार को दे नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सरकार को खर्चा चलाने के लिए राजस्व फिर कहाँ से आए? तो सरकार ऐसे देशों में, अल्प विकसित और विकासशील देशों में खर्चा करने के लिए क्या करती है? सार्वजनिक ऋणों का सहारा लेती है। सरकार अपना खर्चा चलाने के लिए सार्वजनिक ऋण लेती है। इस तरह से और कुछ विशेष कार्यक्रम, जैसे अनेक कुछ कई बार सरकार क्या करती है, कुछ विशेष कार्यक्रम, जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम या और कोई विशेष कार्यक्रम चलाती है, तो उस विशेष कार्यक्रम को पूरा करने के लिए भी सरकार जो है वो सार्वजनिक ऋण लेती है। तो इस तरह से ये हुआ हमारा सार्वजनिक ऋण का अर्थ, उसका महत्व और उसके मतलब महत्व या उद्देश्य, क्योंकि किसी भी चीज का महत्व जो है उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है, और चूंकि यदि उसका उद्देश्य जो है न्यायोचित है तो वो चीज उचित होगी या उसका कुछ महत्व हो गया। तो इस तरह से ये हुआ सार्वजनिक ऋण का अर्थ और उसके उद्देश्य। थैंक यू।